मार्च 2020 के अंदर जम्मू कश्मीर के सोपोर कुपवाड़ा में लोकल लोगों ने आर्मी को यह सूचना दी कि यहां पर कुछ लोग भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं, कुछ गलत कामों में शामिल हैं। इस इंटेल के आधार पर जब आर्मी ने अपना एक्शन लिया, जिन लोगों को अपने कब्जे में लिया, तो पता चला कि ये ओवरग्राउंड वर्कर है। ओवरग्राउंड वर्कर दरअसल क्या होते हैं कि वो किसी संगठन के मूल, अगर कोई आतंकवादी संगठन है तो वो उस आतंकवादी गतिविधियों में भाग लेने वाले नहीं होते, वो उनके सपोर्ट स्टाफ के तौर पर होते हैं, या फिर कह सकते हैं जिनके जो 4 प्रमुख काम होते हैं। एक तो इंटेलिजेंस इनपुट इकट्ठा करना, आसपास की सूचना इकट्ठा करके उन आतंकवादियों को अवेलेबल करवाना, उनको जिस सामान की जरूरत होती है कॉन्टेक्स्ट सपोर्ट देना। इसके अलावा जो आतंक के आका और लोकल ग्राउंड वाले जो आतंकवादी होते हैं उनके बीच में एक दूसरे के मैसेज का कम्युनिकेशन करना, और तीसरी आतंकवादियों की भर्ती के लिए जो ग्राउंड लेवल का आम आदमी होता है उसको शुरुआती टाइम में कैसे धीरे धीरे अपनी बातों के प्रभाव में लाया जाए, और जब वो थोड़ा बहुत प्रभाव में आता है तब ऊपर के आकाओं से उसको मिलवाया जाता है। तो ये 4 प्रमुख काम होते हैं। इन लोगों के आधार पर जो सूचना मिली उसके आधार पर भारतीय सेना ने एलओसी के केरान सेक्टर के अंदर बड़ी मात्रा में हथियार जब्त किए, जिसमें 13 AK-47 हैंड ग्रेनेड और दूसरा भी बहुत सारा असला बारूद था। लेकिन यहां पर भारतीय सेना को एक जो सबसे अहम सूचना मिली वो चौंकाने वाली थी, और वो ये सूचना थी कि जो ये ओवरग्राउंड वर्कर हमने गिरफ्तार किए हैं, ये जो हथियार, गोला बारूद, असलहा जो हमने जब्त किया है, ये एक TRF नाम के नए संगठन का है। और ये TRF का नाम भारतीय सुरक्षा एजेंसियों, जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना के लिए एक नया नाम था, क्योंकि जम्मू कश्मीर की आतंकवादी गतिविधियों में TRF का नाम इससे पहले नहीं सुना गया था। दरअसल 1 अप्रैल 2020 के अंदर ही केरान सेक्टर के अंदर जो LOC का है, वहां पर भी भारतीय सेना ने 5 आतंकवादियों को जो बॉर्डर क्रॉस करके भारत के अंदर घुस रहे थे, उनके खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन चलाया था, जिनको ऑपरेशन रंडोरी कहा जाता है। वो ऑपरेशन चलाकर एक जो बर्फ की घाटी थी, उसकी घाटी के बीच में उसकी घेराबंदी करके उन आतंकवादियों को नेस्तनाबूद किया गया था। हालांकि भारतीय सेना को भी काफी बड़ा नुकसान हुआ था, हमारे 5 जवान भी उसमें शहीद हुए थे, शहादत को प्राप्त हुए थे। ये जो आतंकवादी घुसपैठ हो रही थी, ये भारतीय सेना के पास एक पहला प्रमाण था कि जिनको हमने 5, 7, 10 दिन पहले, क्योंकि मार्च 2020 में ये ओवरग्राउंड वर्कर को इन्होंने गिरफ्तार किया, उनके इंटेलिजेंस के आधार पर एक असला बारूद, वो असला बारूद जो पाकिस्तान से आ रहा था, एक जगह जमीन में गाड़ा हुआ था, और वहां से निकाल करके यही ओवरग्राउंड वर्कर ग्राउंड लेवल के जो आतंकवादी होते हैं उन तक ये पहुंचाने का काम करते हैं। इसके ठीक 1 सप्ताह 10 दिन बाद में ये 1 अप्रैल 2020 को ही पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ कर रहे आतंकवादियों को इन्होंने एलिमिनेट किया, इंडियन आर्मी ने। लेकिन इन आतंकवादियों और ये जो ऑपरेशन रंडोरी चला था, रंडोरी बेहम, ये ऑपरेशन रंडोरी बेहम में भारतीय सेना को भी काफी नुकसान हुआ, और इसके बाद में सेना के लिए TRF एक बड़े खतरे के तौर पर इंडियन आर्मी देखने लगी थी। जांच को आगे बढ़ाया गया, जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसकी जांच को जब आगे बढ़ाया तो पता चला कि मोहम्मद अब्बास शेख, जो साउथ कश्मीर के कुलगाम के रामपुर का रहने वाला है, वो TRF का नया मुखिया है। क्योंकि TRF के मुखिया के तौर पर और लोकल जो लीडरशिप दी गई थी वो स्थानीय लोगों को दी गई थी, और सादिक मंजूर नाम का एक शख्स उनका डेप्यूटी था। ये जो अब्बास शेख था, TRF का मुखिया था, ये 1996 के अंदर ही पाकिस्तान चला गया था, और वहां पर हिजबुल मुजाहिदीन को उसने ज्वाइन कर दिया गया था। अब TRF की जरूरत ISI को क्यों पड़ी, ये कहानी हमने अपने पिछले एपिसोड में बताई है। लेकिन इस TRF की यात्रा की शुरुआत होती है जब 5 अप्रैल 2019 को, जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई जाती है, तो उसके ठीक 2 महीने बाद अक्टूबर 2019 के अंदर पाकिस्तान के कराची में ISI और आर्मी ने मिलकर के जम्मू कश्मीर के अंदर एक नए संगठन को खड़ा करने की रणनीति पर काम शुरू किया था। और TRF को क्यों बनाना पड़ा था, ये जो एक सबसे बड़ी वजह जो पाकिस्तान को समझ में आई थी वो ये कि एक तो पाकिस्तान को FATF ने ग्रे लिस्ट में डाल रखा था, दूसरा भारत ने जम्मू कश्मीर के भीतर, जम्मू कश्मीर में रूट होने वाले तमाम जो फाइनेंशियल रूट थे, जिसके जरिए आतंकवादियों तक पैसा सप्लाई होता था, जो अलगाववादी लोग थे उन तक पैसा सप्लाई होता था, जो भारत के भीतर पाकिस्तान के सपोर्ट में विचारधारा को इंक्रीज करते थे, उन पाकिस्तानी सपोर्टर, चाहे वो पॉलिटिकल
एक पर्दे के भीतर ही क्यों ना बैठे थे, राजनीतिक चादर ओढ़ करके ही क्यों ना बैठे थे, पॉलिटिकल पार्टी बना करके ही क्यों ना बैठे थे, या फिर डायरेक्ट आतंकवाद में शामिल क्यों ना थे, इन सबका जो फाइनेंशियल रूट था उसको ब्रेक डाउन कर दिया था। दूसरा, पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पर इसी आतंकवाद की वजह से एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में शामिल हो चुका था, और जब आप एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में शामिल होते हैं तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी आपके ऊपर कड़ी निगरानी होती है। इससे बचने के लिए पाकिस्तान को लगा कि जम्मू कश्मीर में अब हमें कुछ नए संगठन खड़े करने हैं। बाकी एफएटीएफ और पीपल एंटी रेजिस्टेंस फोर्स वाला फ्रंट वाला भी हमने पिछले एपिसोड में आपको डिटेल से बताया है। तो इस वजह से पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान की आर्मी ने यह फैसला लिया कि हम जम्मू कश्मीर के अंदर नया जो ग्रुप्स खड़े करेंगे। जिन 2 ग्रुप्स को खड़ा किया गया था उनमें से एक था एफएटीएफ। लश्कर तैयबा से एफएटीएफ जुड़ा हुआ था, और इस एफएटीएफ ने अपने शुरुआती समय में, ऐसा नहीं है कि 2025 में आते हुए उसने पहला हमला किया है, आपने पिछले 2-3 सालों में जम्मू कश्मीर में धारा 317 हटने के बाद से देखा होगा कि वहां पर कई सिविलियंस की हत्याएं की गई थी। पर्यटक लोग जो थे वहां जम्मू कश्मीर जा रहे थे उनकी हत्याएं हो रही थी। जो मजदूर बिहार और उत्तर प्रदेश के जम्मू कश्मीर में जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट शुरू हुए थे उसमें जो काम करने के लिए जा रहे थे उनकी हत्याएं हो रही थी। ये सारी की सारी हत्याएं ये टीआरएफ, द रेजिस्टेंस फ्रंट नाम का जो नया ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के अंदर बैठे आकाओं ने खड़ा किया था जम्मू कश्मीर के अंदर, वो ये सारा काम कर रहा था। और इसमें 2 प्रमुख हत्याएं हुई थी। एक माखनलाल नाम के जो फार्मासिस्ट थे उनकी हत्या की गई थी, और एक प्रिंसिपल थी शुवेंद्र कौर, उसकी हत्या की गई थी, जो काफी चर्चाओं में रही थी। 23 अगस्त 2021 को जम्मू कश्मीर पुलिस का जो एक स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप होता है उसने एक कार्रवाई की। कार्रवाई कहां पर की? श्रीनगर के अलोची बाग के अंदर जो ये टीआरएफ ऑर्गेनाइजेशन था, इसका मुखिया मोहम्मद अब्बास शेख और डेप्यूटी सादिक मंजूर, इन दोनों को इस अलोची बाग के अंदर जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने घेरा और दोनों को यहां पर एलिमिनेट किया गया। दोनों के साथ वही अंजाम हुआ जो दूसरे किसी भी आतंकवादी के साथ में होता है। लेकिन मुखिया और डेप्यूटी दोनों की हत्या करने के बावजूद, दोनों के मर जाने के बावजूद भी ये संगठन खत्म नहीं हुआ, क्योंकि इसके आका तो पाकिस्तान में बैठे थे। आईएसआई और पाक आर्मी इसके पीछे थी। जाहिर सी बात है, जब इस तरह के आतंकवादी संगठन खड़े किए जाते हैं तो ऑपरेशन प्लान ए बी सी डी तमाम होते हैं कि अगर इसकी हत्या हो जाती है तो इसका काम कौन संभालेगा। और आतंकवादी संगठनों में अक्सर आपने देखा होगा कि किसी भी एक चीफ की हत्या होते ही दूसरे की तुरंत उसका काम संभाल लेता। यही वजह है कि जो मोहम्मद अब्बास शेख और सादिक मंजूर दोनों की जब हत्या हुई तो उसके बाद में शेख सज्जाद गुल को इस टीआरएफ का नया मुखिया बनाया गया। इसके बाद में संगठन ने कई तमाम आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया। 2023 के अंदर अनंतनाग के अंदर एक बड़ा एनकाउंटर होता है, वो उसमें जो आतंकवादी थे वो ये टीआरएफ के थे। 2024 के अंदर गंदरवाल चौक पर जो घटना हुई थी उसमें ये इस ग्रुप का नाम शामिल है। 2024 के अंदर जो रियासी के अंदर जो श्रद्धालुओं पर अटैक हुआ था, जो वहां पर श्रद्धालु थे वैष्णो देवी जा रहे थे, उन पर अटैक हुआ, उसमें भी यही संगठन शामिल था। और 2025 के अंदर टीआरएफ ने एक बड़े अटैक की तैयारी की। इसमें कौन कौन आतंकवादी शामिल थे उसको समझने के लिए 2018 में जाना पड़ेगा। 2018 का वो समय था जब जम्मू कश्मीर के अनंतनाग का रहने वाला एक आदिल ठोकर, वो लीगली तौर पर पाकिस्तान का टूरिस्ट वीजा लेकर के पाकिस्तान जाता है, लेकिन वो वापस नहीं आता है, वो वहीं पर रुक जाता है वहां, क्योंकि वो आतंकवादी गतिविधियों में और ट्रेनिंग लेने के लिए ही वहां पर जाता है। वहां पर जाकर के उसकी मुलाकात एहसान नाम के एक शख्स से होती है जो जम्मू कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला था, और वो भी आतंक की ट्रेनिंग की लेने के लिए ही पाकिस्तान में गया था। और इसके बाद में ये 2024 के अंदर बॉर्डर पार करके इंडिया में एंटर करते हैं। ये 2 लोगों के साथ में 5 और आतंकवादी जो पाकिस्तानी आतंकवादी होते हैं वो भी आते हैं। और इसके बाद में चूंकि जब आप देखिए, आप मान लो 15 दिन महीने भर का पाकिस्तान का वीजा लेकर के गए थे, आप वापस नहीं लौटे तो आपकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हो चुकी थी। ऐसे में ये दोनों जो 5 पाकिस्तानी आतंकियों के साथ लौटे, उसके बाद से अंडरग्राउंड लगातार रहने लगे। साउथ कश्मीर में एक बार उनको जरूर आर्मी के लोगों ने देखा था, लेकिन बाद से वो किसी की नजर में नहीं आए, सार्वजनिक तौर पर लोगों के टच में नहीं रहते थे। और 2025 में पाकिस्तान में बैठे आकाओं के इशारे पर एक बड़े हमले की तैयारी की गई, और इसके लिए उन्होंने लंबे समय तक रेकी की। इस पहलगाम को इसलिए चुना गया क्योंकि जो पहलगाम की ये बैसरन घाटी है, यहीं से अप्रैल के महीने में टूरिस्टों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि अमरनाथ की यात्रा यहीं से शुरू होती है। लिहाजा लंबे समय तक यहां पर रेकी की होगी। और फिर किस तरह से घटना को अंजाम दिया गया, इस कायराना हरकत को, और अब भारत किस तरह से बदला लेगा, ये आने वाले समय की बात है। और घटना जो हुई उसके बारे में पूरा देश जानता है। लेकिन कहां से टीआरएफ की शुरुआत हुई, उसकी जरूरत क्यों महसूस हुई, हमने 1950 से 2019 तक किन किन ग्रुप्स के सहारे पाकिस्तान आगे बढ़ा इसी टीआरएफ की तरह, और फिर
टीआरएफ और ऐसे दो अभी और कौन से स्ट्रॉन्ग ग्रुप्स पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, इसको लेकर के डिटेल पिछले एपिसोड में बताया है। वो वीडियो नहीं देखा हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, लिंक क्लिक करके जरूर देखिएगा। शुक्रिया।